हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लूसेंट विश्व भूगोल का तीसरा चैप्टर पृथ्वी और उसका सौर संबंध इसको लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश चक्र क्या है। तो प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, इसे प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ पृथ्वी की गतियाँ तो इसकी दो गतियाँ होती हैं। पहला घूर्णन यानी रोटेशन या दैनिक गति। पृथ्वी सदियों अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं। तो घूर्णन के कारण दिन व रात होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और पश्चिम से पूरब की ओर ये घूमती रहती है। नोट: पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। यानी भूमध्य रेखा पर जो बीच वाली लाइन होती है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का जो रैखिक वेग होता है वो अन्य स्थानों की तुलना में इस स्थानों की तुलना में अधिक होता है। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा तीन महाद्वीपों जैसे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। दूसरी गति है परिक्रमण, जिसे हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं या वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये रहा चित्र जिसमें रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों को दर्शाया गया है। अगला हेडिंग है नक्षत्र दिवस, जिसे सेड्रल डे भी कहते हैं। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। तो नक्षत्र दिवस कितने घंटे का? 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। अगला हेडिंग है सौर दिवस यानी सोलर डे। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। नोट: अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर क्या है? यानी पेरिहेलियन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, जो कि आने वाला महीना जनवरी का है। तो इसमें उपसौर देखने को मिलेगा, हम एहसास कर सकते हैं केवल। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अगला हेडिंग अपसौर यानी एफिलियन। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये अपसौर और ये उपसौर वाली है। जब अपसौर होता है तो इसकी दूरी इतनी होती है, और जब उपसौर होता है तो इसकी दूरी इतनी होती है। एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, तो इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश, इसे लैटिट्यूड भी कहते हैं। अक्षांश विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा यानी दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर
90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पर एक अंश या डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसे इस चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अक्षांश समांतर यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है, अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये पृथ्वी के बीचों बीच कोणीय मान दर्शा रहा है, कितने डिग्री का कितना एंगल बना रहा है। विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर ये उत्तरी गोलार्ध होगा और इधर जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध होगा। नोट: यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। आप इसका दोगुना कर सकते हैं, इसका दोगुना करेंगे ये आएगा, और साथ में एक विषुवत वृत्त वाला, तो 179 हो जाएगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। यही है आर्कटिक वृत्त और ये अंटार्कटिक वृत्त। कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जैसा कि ताइवान है, चीन है, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। तो कर्क रेखा से ये सभी देशें गुजरती हैं। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई से सहारा गई थी, तो बताओ चीनी बाग को कैसे संभाली होगी। ये एक ट्रिक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं याद करने में। मकर रेखा किन देशों से गुजरती है? तो मकर रेखा भी निम्न देशों से होकर गुजरती है, जैसे कि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, जैसा कि आसा मोची अवोना बाप में, आ से ऑस्ट्रेलिया, सा से साउथ अफ्रीका, मो से मोजाम्बिक, ची से चिली, आ से अर्जेंटीना, वो से बोत्सवाना, ना से नामीबिया, वा से ब्राज़ील, पा से पराग्वे, में से मेडागास्कर। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, जैसा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबॉन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती एवं साओ तोमे और प्रिंसिपे। आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये रहा कर्क रेखा। कर्क रेखा पर स्थित देश जैसे कि मैक्सिको है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्यूबा, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, ताइवान। इस तरीके से स्थित देश है कर्क रेखा पर। आप यहाँ पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या मध्यांतर रेखा पर भी इसी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि इक्वाडोर है, कोलंबिया है, और यहाँ पर एक देश है ब्राज़ील। यहाँ पर चले जाएंगे तो गैबॉन है, कांगो है, युगांडा, केन्या, मालदीव है, मलेशिया है, पापुआ न्यू गिनी टच में है शायद। तो इस तरीके से आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार मकर रेखा पर स्थित देश जैसे कि चिली है, पैराग्वे है,
नामीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस मैप के जरिए भी, मैप के जरिए आसान हो जाता है, काफ़ी समझ में आ जाती है। अगला है देशांतर। इसे छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। देशांतर, इसे लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की गुणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ये किस लाइन से होगा? ग्रीनविच रेखा से। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, तो कभी भी देशांतर समानांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। यह किस लाइन पर होती है? तो विषुवत रेखा पर। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप इसे भाग देंगे ना 360 को 24 से, एक फॉर्मूला है, मतलब एक सूत्र है, उसके हिसाब से ये 4 मिनट आता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानते हैं। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। एक रेखा इस तरीके से गुजरती है, एक रेखा इस तरीके से गुजरती है। तो जहाँ ये दोनों काटती हैं वहाँ ये अटलांटिक महासागर पर होती हैं। नोट: मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। संक्रांति क्या है? सोल्स्टिस। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति क्या है? यानी कैंसर सोल्स्टिस। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कब? 21 जून को कर्क संक्रांति। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। कर्क संक्रांति में 21 जून को दिन बड़ा होता है। नोट: नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति कैप्रिकॉर्न सोल्स्टिस। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जैसा कि आपने अभी चित्र में देखा कि मकर रेखा नीचे है, विषुवत रेखा के नीचे, और कर्क रेखा विषुवत रेखा के ऊपर है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में आता है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो मकर संक्रांति के दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। विषु यानी इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव, चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषु कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ठंडी अभी भी पड़ रही है। तो सितंबर, उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश है ना, कर्क रेखा पर स्थित है। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में
बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु के बजाय ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत के बजाय कुछ अलग होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को, यहाँ पर सूर्य इस तरीके से पड़ रहा है, इधर अंधेरा है, मतलब इधर शरद ऋतु होगा और जिधर नहीं पड़ेगा उधर शरद होगा और जिधर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ पर दिन की लंबाई बड़ी होगी और ग्रीष्म अनंत हो सकता है। यहाँ पर विंटर सॉलिसिट, ये बसंत 23 सितंबर वाला, और 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दोनों स्थितियाँ होती हैं जब हम इन्हें विषु कहते हैं। और 21 जून कर्क संक्रांति और 21 दिसंबर मकर संक्रांति। इक्कीस मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है। कब होता है ये? 23 सितंबर से 21 मार्च। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात्रि रहती है। नोट: पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगर ये पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो दिन रात और ऋतु परिवर्तन इसमें फ़र्क हो जाता। आप बताइए कैसा होता मौसम? सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आपने कई बार सूर्य ग्रहण देख चुके होंगे। क्या लिखा हुआ है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, ये सूर्य है, ये अर्थ है, इस अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो जो ये चमकता है ना, ये अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर अंधेरा होगा, ये थोड़ा थोड़ा रोशनी जाएगा, केवल चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। ये याद करिए, ये फैक्ट बात है कि ये हमेशा अमावस्या के बाद ही होगा या न्यू मून जब निकलेगा तब होता है। चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये सन और ये मून, अब मून के बीच में पृथ्वी आ गई, के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। कहाँ पड़ेगी भाई? जब बीच में आ गया तो कहाँ से जाएगी रोशनी? तो इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून की रात्रि में ही होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा की रात्रि में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। अगला फैक्ट: समय का निर्धारण एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी 1 डिग्री अगर हम खिसकेंगे तो 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः
ग्रीनिच यानी ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर, पूरब की ओर जब हम जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, तो 4 मिनट बढ़ेगा, 4 मिनट यहाँ पर बढ़ेगा। जबकि पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता है। इधर जाएंगे तो घटेगा समय, 4 मिनट हर देशांतर पर 1 डिग्री पर घटेगा। नोट, वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनिच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्याह्न रेखा माना गया और इसे ग्रीनिच माध्याह्न रेखा का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण एसी को आधार मानकर किया जाता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। मान लो ये ग्रीनविच लाइन है, अगर इधर जाएंगे पश्चिम की तरफ तो 4 मिनट हर डिग्री पर कम होगा और इधर जाएंगे तो 4 मिनट हर डिग्री पर बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। ग्रीनिच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनिच समय से 12 घंटे पीछे का समय लगता है या पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 1 दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्य रात्रि होगी। ये पूर्वी देशांतर है। यहाँ पूर्वी देशांतर पर समय आगे बढ़ता है, यानी 4 मिनट हर डिग्री पर बढ़ता है, तो 12 घंटे आगे होगा। अगर ये दोपहर के 12 बजे है तो आगे जाएंगे तो दोपहर से रात्र हो जाएगी और रात के बाद 12 बजे होंगे। जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी, यानी यहाँ पर 12 घंटे हम पीछे हो जाएंगे। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो 1 दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो 1 दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है। अगर ट्रैवल टू ईस्ट तो 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रैवल टू वेस्ट 1 डे लेस। अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 दिन कम हो जाएगा, आप अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। इसे याद करने का एक ट्रिक है जो कि लूसेंट में था, मैंने बता दिया। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतया 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों को विभाजन ना हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत पर मोड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए आप कहाँ कहाँ ये रेखा मोड़ी है। ये साइबेरिया अलास्का से अलग करने के लिए यहाँ पर इस दाहिनी ओर मुड़ गई है। फिजी द्वीप और इनको एक साथ में रखने के लिए इस तरीके से यहाँ से गुजरी हुई है। फिजी द्वीप और न्यूजीलैंड को एक साथ में रखने के लिए इस तरीके से ये रेखा गुजरी है। बड़ा कर देता हूँ। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में
180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। बहुत सी परेशानी हो जाएंगी अगर अंतर हो जाएगा, जैसे कि ऑफिस जाना, इस तरीके से परेशानी हो जाएगी। रेल यात्राएं सब कुछ उनका बदल जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। नोट क्या है, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। ये अलग हेडिंग था, यहाँ इकट्ठा हो गया होगा। विश्व को 24 समान समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनिच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनिच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। 5.5 घंटा जो हम देखते हैं ना, 5.5 घंटा GMT लिखा होता है, वही है हमारा 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप इसे भाग देंगे तो ये 15 आएगा करीब। ये 15 डिग्री होगा 1 घंटे में। अगर हम ये 60 से भाग देंगे मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इससे भाग देंगे तब ये 1 मिनट में 4 डिग्री होगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा क्या, 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे होगा, क्योंकि हम पूरब की ओर हैं, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा, क्योंकि इनके बीच 12 घंटे का अंतराल होता है। इसी समय किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपनी उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस एक समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। भारत में 82.5 के करीब है, ये 82 पॉइंट ऐसा है डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उसके समय 1 को मानक समय माना गया है। 1 मानक समय है। यह समय ग्रीनविच से 5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय भारत में शाम के 5 बजे होंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है। मानक समय 7 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। 7 डिग्री के गुणक में। नोट, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण 1 से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन, रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है और भारत में केवल 1 ही है। विषुवत रेखा क्या है? पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध क्या है? जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है। पहला है उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदियों गर्म रहता है। ये है पृथ्वी। इसको
बीचों बीच से जो गुजरती लाइन है ना, इसे ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये 30 डिग्री अगर उत्तर में जाए और नीचे भी 30 डिग्री दक्षिण में जाए तो उसे उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर गर्म मौसम होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, इस भाग का मौसम सदियों गर्म रहता है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिक जोन। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। और तीसरा शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। मान लो ये पृथ्वी है और ये सूरज है, तो सूरज की रोशनी यहाँ तो कम पड़ेगी ना, इससे तिरछी पड़ेगी, तिरछी। लेकिन यहाँ बीच में एकदम सीधी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा तापमान रहेगा और यहाँ पर कम तापमान होगा, क्योंकि तिरछी पड़ेगी सूर्य की किरणें। अगला कटिबंध है ध्रुवीय कटिबंध यानी पोलर जोन। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पर सीधी पड़ेगी, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेंगी, तो यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी कुछ किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, तो यहाँ मौसम गर्म रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये इसकी किरणें तिरछी पड़ेंगी और कम पड़ेंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता जाएगा और लगभग यहाँ पर बहुत ही कम पड़ेंगी, जिससे यहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी। ये रहा कटिबंध, ये 66 डिग्री, इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। ये 33.5, ये 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इस तरीके से जोन में बटा हुआ है। अक्ष क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है, अक्ष। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। ध्रुव क्या है? पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है, उसे ध्रुव कहते हैं। जैसे आप ही मान सकते हैं ये ध्रुव है, यहाँ से इसे गुजरेगा, इसे और एक ध्रुव पर मिल जाएगा। अक्षांश क्या है? किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, जैसा कि मैंने पहले चित्र में दिखाया था। इससे विषुवत, ये वृत्त है, विषुवत रेखा है, यहाँ से इसका कोणीय दूरी होगा इस तरीके से। अक्षांश वृत्त, विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त, ये विषुवत रेखा ऐसे खींचे जाएंगे। देशांतर, किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी होती है, जैसा कि मैंने बताया पहले। ये सब एक एक लाइन का फैक्ट है। देशांतर रेखाएं क्या है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त होती है। स्थानीय समय क्या है? किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय होता है, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय क्या है? किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय मान या स्थानीय समय होता है। किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का स्थानीय समय होता है, तो उसे मानक समय कहते हैं। यहाँ पर आपका यह तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। मैंने लूसेंट के विश्व भूगोल के एक एक लाइन को, जो कि लूसेंट में था और अपडेटेड वर्जन है, उसको PDF फॉर्म में बनाया हुआ है और चित्र के माध्यम से भी समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की इस वीडियो में कमियां दिखाई दे रही हों तो प्लीज़ कमेंट में भी बता दीजिएगा, कमी को सुधारा जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहें, हम पूरे एग्ज़ाम के जहाँ तक हो सकेगा पूरे GS को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप बने रहें, आपको भी मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।